इसके पहले लेक्चर में हमने राजपूत और भरतपुर को कंप्लीट किया था। आज मैसूर शुरू करेंगे। तालीकोटा का निर्णायक युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया के अवशेष पर जिन स्वतंत्र राज्य का जन्म हुआ उसमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। विजयनगर साम्राज्य रहता है साउथ में, वहाँ पे एक युद्ध होता है तालीकोटा, विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, अलग अलग स्वतंत्र राज्य का जन्म होता है जिसमें मैसूर भी एक प्रमुख राज्य था। मैसूर पर वड्यार वंश का शासन था। ठीक है, मैसूर पर किस वंश का शासक था? वाड्यार वंश का। इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासन काल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में था। ठीक है, चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासन काल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथ में था। चिक्का कृष्णराज के समय में दक्कन में मराठे, निजाम, अंग्रेज, फ्रांसीसी अपने अपने प्रभुत्व को लेकर संघर्ष कर रहे थे। मीन्स इसका मतलब यही है कि साउथ का जो रीजन होता है वहाँ पे बहुत सारी पावरफुल फोर्सेस होती हैं, जैसे मराठों की होती हैं, निज़ाम की होती हैं, अंग्रेज की होती हैं, फ्रांसीसियों की होती हैं। सब अपने अपने प्रभुत्व को लेकर संघर्ष कर रहे थे। अब क्या होता है, मैसूर इस समय मराठों और निज़ामों के बीच संघर्ष का मुद्दा बना था, क्योंकि मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर कर दिया था। दूसरी ओर निज़ाम जो थे वो मैसूर को मुगल राज्य मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। 1749 में क्या होता है, नंदराज जिसके पास जिसके मतलब वास्तविक सत्ता होती है, तो 1749 में नंदराज जो मैसूर राज्य में राजस्व और वित्त नियंत्रक था, नंदराज का क्या रोल था? वो राजस्व और वित्त नियंत्रक था, ने हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन को शुरू करने का अवसर दिया। ठीक है, तो वो हैदर अली को एक अथॉरिटी देता है कि वो यहाँ पर एक सैनिक जीवन की तरह रहे, मतलब अपना जीवन शुरू करे। मीन्स उसको एक तरह से सैनिक में एक अधिकार दे दिया। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। हैदर अली कहाँ का फौजदार बनता है? डिंडीगुल का। इस समय मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठों के आक्रमण का भय व्याप्त हो गया, क्योंकि मराठे यहाँ पर वैसे भी हमने पढ़ा कि अभी बार बार यहाँ पे वो आक्रमण करते ही थे। परिणाम स्वरूप हैदर अली को राजधानी की राजनीति में हस्तक्षेप कर नंदराज और देवराज की राजनीति से संन्यास लेने के लिए विवश कर किया। अब क्या होता है कि जब इसको यहाँ पे एक पावर मिल जाता है फौजदार का, तो वो देखता है कि यहाँ पे मराठे जो है वो बार बार अपना अटैक कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि जो राजधानी होती है श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे देखता है कि बार बार उनका अटैक हो रहा है, इसलिए वो नंदराज और देवराज को वहाँ से मतलब उनको ये कह देता है कि अब आपको यहाँ राजनीति में पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ों को संभालूंगा। फिर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। मैसूर राज्य के हैदर विरोधी गुट ने मराठों को मैसूर पर आक्रमण करने के आमंत्रित किया। अब मैसूर राज्य में जो हैदर के भी जो विरोधी होते हैं वो भी मराठों को यहाँ पर आक्रमण के लिए बुलाते हैं। 1760 में हैदर मराठों द्वारा पराजित हुआ। ठीक है, 1760 में एक युद्ध होता है जिसमें हैदर जो है वो मराठों द्वारा पराजित हो जाता है, क्योंकि इसके जो विरोधी भी होते हैं वो मराठों के साथ हो जाते हैं। लेकिन शीघ्र पानीपत की तृतीय युद्ध के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, 1761 में हुआ था। मराठों की पराजय ने हैदर को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर दे दिया। जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, उसमें मराठे हार जाते हैं। जब मराठे हार गए तो ये इनका पावर कम हो जाता है, तो हैदर जो है फिर वहाँ पर अपना पावर जमा लेता है। 1761 में हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई। डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से 1755 में एक शस्त्रागार की स्थापना की। क्वेश्चन ये आया है कि डिंडीगुल जहाँ का वो सूबेदार था, फौजदार था, तो वहाँ पर 1755 में वो एक शस्त्रागार का स्थापना करता है, किसके हेल्प से? फ्रांसीसियों के हेल्प से। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा माइंड में ये बन रहा होगा कि मैसूर जो है वहाँ पर इनका जो संबंध है फ्रांसीसियों से अच्छा है। जब फ्रांसीसियों से अच्छा है तो एक और ईस्ट इंडीज़ कंपनी है जो अंग्रेज है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो मैसूर पर आक्रमण करेगी। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जिसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं 1767 से 1769 ईस्वी में। देखो, कोई भी वॉर होगा उसका डेट, उसमें कौन सी संधि हुई, किसके किसके बीच में हुई, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। यह युद्ध अंग्रेजों
की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठे और निज़ाम से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया। हैदर अली क्या करता है, मराठे और निज़ाम से संधि कर लेता है कि हम एक मजबूत सेना बनाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राज्य, मतलब अंग्रेजों का एक राज्य होता है कर्नाटक, पर आक्रमण किया। लेकिन 1767 में हैदर और निज़ाम तिरुवन्नमलई संगम में पराजित हुए। तिरुवन्नमलई संगम में हैदर और निज़ाम पराजित हो जाते हैं। निज़ाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेज की ओर चला गया। मीन्स ये जो है हैदर का साथ छोड़ देता है, अब अंग्रेज की तरफ से हो गया। हैदर ने मैंगलोर पर आक्रमण कर बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित किया। लेकिन देखो हैदर भी कितना स्ट्रांग है, फिर वो लड़ता है और जो प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित कर देता है, उन्हें मद्रास तक पीछे धकेल देता है। अब अंग्रेज को भी लग जाता है कि जो हैदर है वो कोई मतलब पावरफुल पर्सन है वो। तो 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्त पर मद्रास की संधि की, ठीक है, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे जीते हुए क्षेत्र को दिया, मतलब एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र को छोड़ देते हैं। इस तरह प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है, मद्रास की संधि होती है। कब से कब तक है, तो 1767 से 1769 है। अब द्वितीय देखो, ये एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, बार बार इसका जब रिवीजन करते रहोगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी और याद होने लगेगा। अब ऐसे तो तुम संधि याद कर लो कि कौन सी संधि हुई थी, लेकिन एक बार कहानी भी वहाँ पे क्या हुआ था, अगर इसको समझ जाओ कहानी क्या हुआ था वहाँ पे, क्या कैसे कैसे क्या हुआ था, और ये तभी समझ में आएगा जब बार बार उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से पढ़ना चाहिए कि पता रहे कि हाँ आखिर संधि क्यों हुई थी। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में। इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर ने निज़ाम और मराठों से अंग्रेज के विरुद्ध संधि कर ली। हैदर क्या करता है, निज़ाम और मराठों से अंग्रेज के विरुद्ध संधि कर लेता है। 1773 में अंग्रेज ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अंग्रेज देखो क्या करते हैं, मैसूर में जो फ्रांसीसी कब्जा वाला माहे जगह होता है उस पर वो आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेते हैं, जो हैदर के लिए खुली चुनौती थी। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर, अब हमको पता है कर्नाटक जो है वो अंग्रेजों के मित्र राज्य है, तो हैदर अली क्यों पीछे रहे। जब अंग्रेज 1773 में इनके क्षेत्र में जब आक्रमण कर रहा है तो हैदर अली भी फिर अपना दिखाएगा। तो 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत की। उसने अंग्रेज जनरल बेली को पूरी तरह से परास्त कर आरकट पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो आरकट पे अधिकार किस युद्ध में होता है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है, जो 1780 से 1784 ईस्वी में होता है। अब क्या होता है, 1781 में हैदर का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। आयरकुट ने पोर्ट नेवा के युद्ध में हैदर को परास्त अवश्य किया, लेकिन उसका कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिला, ठीक है। तो पोर्ट नेवा का युद्ध होता है, आयरकुट और हैदर के बीच में होता है। तो हैदर अली तो हार जाता है, लेकिन कोई उसका तत्कालिक लाभ नहीं मिलता है अंग्रेजों को। 1782 में हैदर एक बार फिर अंग्रेज सेना को पराजित करने में सफल हुआ। एक बार हार रहा है, एक बार हरा रहा है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर युद्ध में होता है, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में 1780 से लेकर 84 के बीच में है, और इसी में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु के बाद युद्ध का संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज 1783 में बंदी बना लिया। इसके जो ब्रिगेडियर होते हैं मैथ्यूज को ये बंदी बनाता है कौन, हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान। 1784 तक टीपू ने द्वितीय युद्ध जारी रखा। अंततः दोनों पक्ष में मैंगलोर की संधि संपन्न हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस कर दिया। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में होता है, जो 1780 से 84 के बीच में होता है। जब 84 में युद्ध खत्म हुआ, मीन्स कोई ना कोई संधि हुई,
पहले में हम लोग ने देखा था 1769 में मद्रास की संधि होती है, फिर 1784 में मैंगलोर की संधि होती है। मैंगलोर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल जो होता है वारेन हेस्टिंग ने कहा, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। मीन्स उसको गुस्सा आ जाता है कि ये एक ऐसा आदमी है कि जीत नहीं पा रहा है। फिर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं 1782 से 1799। टीपू 1782 में, आपको पता है कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में वह अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। जैसे कि एक बार बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन आ गया था, किसी शासक के बारे में उन्होंने पूछा था कि उन्हें किस किस भाषाओं का ज्ञान था। तो हर चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करना है। इसको अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। इसने अपने नवीन प्रयोग के अंतर्गत नई मुद्रा, ये देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने मतलब नए कॉइन्स, नए माप तौल की इकाई, नवीन संवत का प्रचलन किया। मीन्स नया कैलेंडर जारी कराया। किसने? टीपू सुल्तान में। कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की, जो हैदर अली था उसने शाही की उपाधि नहीं धारण की थी, लेकिन जो टीपू था उसने खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो टीपू सुल्तान। 1787 में अपने नाम के सिक्के जारी कराए। सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट वर्क कर रहा है। अपने नाम के सिक्के जारी कराए किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संबंध की आकृतियां थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसने सिक्का जारी कराया उस पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे और हिंदू संबंध की आकृतियां थी। ठीक है, टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग करवाया। ठीक है, अरबी भाषा का प्रयोग किसमें कराया? वर्षों और महीनों के नाम से। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु धन दान दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि शंकराचार्य के सम्मान में उसने धन दान किया। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। मीन्स ये वेस्टर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको अपने प्रशासन में इसने इंक्लूड किया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। एक ही एग्जाम में नहीं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हर एग्जाम में टीपू सुल्तान से रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट्स जरूर आए हैं। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि उसने जैकोबियन क्लब की स्थापना कहाँ की थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। किस क्रांति से प्रभावित होकर? फ्रांसीसी क्रांति से। टीपू ने अपने राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक, क्योंकि देखो मैसूर का फ्रांस से अच्छा रिलेशन था, तो उनके मैत्री के का प्रतीक स्वतंत्रता का बीज रोपा। ठीक है, तो ट्री ऑफ लिबर्टी कहते हैं। ट्री ऑफ लिबर्टी को कहाँ पर इसने रोपा था? तो राजधानी में। राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेज के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अरब, कस्तूनिया अथवा वारसाय, काबुल और मॉरिशस को दूतमंडल भेजा। मीन्स टीपू जो था इसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी। यह अंग्रेज के खिलाफ युद्ध में जीतने के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग वहाँ के शासकों से अपना एक रिलेशन बनाया। कहाँ कहाँ से? अरब, कस्तूनिया, वारसाय, काबुल और मॉरिशस। अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा। किसके विरुद्ध? अंग्रेजी नौसेना। ठीक है, मैंगलोर, मौलिदाबाद, दाजिदाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण, डॉकयार्ड का निर्माण कराया। ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मतलब वो हैं कोस्टल एरिया, जैसे मैंगलोर, मौलिदाबाद, दाजिदाबाद, यहाँ पे उसने
डॉकयार्ड बनवाया। टीपू आधुनिक उद्योग की स्थापना में रुचि लेता था। ठीक है, उसने देसी और अंतर्देशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने गुमास्तमों की नियुक्ति व्यापारिक केंद्र मस्कट, औरमुज, जद्दा और अदन में किया। ठीक है, मीन्स कि अलग अलग जगह वो अलग अलग ऐसे काम जैसे व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर रहा है। ठीक है, ये गुमास्तो मीन्स कि कुछ लोग होते होंगे जो पोर्ट्स पे अपना अधिकार बनाते होंगे या वहाँ के सैनिक होते होंगे, तो इनको कहाँ कहाँ पर इसने इनकी नियुक्ति की थी, तो मस्कट, ओरमुज, जद्दा और अदन में किया। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर सीधे रैयत से संपर्क स्थापित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर कर रैयत से संपर्क स्थापित किया। साथ ही कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर पॉलीगर के पैतृक अधिकार को जब्त कर लिया। इसने देखो एक इनाम एक ऐसी भूमि थी जो कर मुक्त भूमि थी, उस पर ये अधिकार करके पॉलीगर के पैतृक अधिकार को जब्त कर लिया। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की? रैयत, जिसमें किसान जो थे वो डायरेक्ट टैक्स पेयर होते थे, बीच में बिचौलिया मीन्स जमींदार नहीं होता था। और इसने भूमि मुक्त इनाम पर अधिकार कर लिया। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य, ठीक है, मॉन्स्टर प्योर एंड सिंपल कहा है। ठीक है, अब देखो ये पूछा जा सकता है किस सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा गया है, तो टीपू सुल्तान को। देखो हम बार बार इन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आपका काम है कि बार बार या तो वीडियो देख लो या फिर ये बुक लेकर इसको अपने से एक बार रीड करते रहो। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार देखते हैं, 1790 से लेके 1792। टीपू के समय लड़े गए तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेज के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है तथा त्रावणकोर पर उसने आक्रमण किया। अच्छा, ठीक है, तो ये जो होते हैं जो अंग्रेज होते हैं वो जब देखते हैं कि टीपू का इतना अच्छा संबंध फ्रांसीसियों से है तो उस पर एक आरोप लगा देते हैं कि वो फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता किया है और त्रावणकोर पर आक्रमण किया। ठीक है, अंग्रेजों ने मराठों निज़ाम के सहयोग से, अब अंग्रेज क्या है वो मराठों और निज़ाम को अपनी तरफ कर ले रहे हैं, श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। तो जो मिडोज होता है वो एक अंग्रेज होता है, इसी के नेतृत्व में टीपू पराजित हो जाता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार की बात कर रहे हैं 1790 से 92। अब क्या होता है, फरवरी 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल, 92 में किसका कार्यकाल है? कॉर्नवालिस का है। कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज को और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, हर्जाने के रूप में उसे आधा हिस्सा और 3 करोड़ रुपए देने होते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर आर्थिक तथा सामरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि टीपू के लिए इससे अधिक दिनों तक स्वतंत्र रखना मुश्किल हो गया। भाई जब इतना ज़्यादा वो उसके लिए हर्जाना मांग रहा है तो कैसे यहाँ पर वो यहाँ के सत्ता को वो मजबूत बना पाएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में कथन प्रसिद्ध है कि बिना अपने मित्र की शक्तिशाली बनाए हम अपने शत्रुओं को कुचल दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि यह कथन किसका है कि बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। कॉर्नवालिस ने कहा था कब? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। देखो हम लोगों ने अभी तक एंग्लो मैसूर वार पढ़ा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1769 तक, जिसमें 1769 में एक संधि होती है जिसको कहते हैं मद्रास की संधि। दूसरा जो होता है 1780 से 84 होता है। 1784 में एक संधि होती है जिसका नाम है मैंगलोर की संधि।
फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार 90 से 92 होता है, जिसमें 92 में एक संधि होती है जिसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हम देखते हैं 1799 में होता है। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेज से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया। इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस युद्ध में टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया, मीन्स नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। चतुर्थ युद्ध के समय टीपू अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भाग में बांटने के शर्त पर समझौता किया। अब अंग्रेज भी देख रहे हैं कि जो टीपू है वो पावरफुल बन रहा है, तो वो भी जो निजाम और मराठे हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जितना जीतेंगे उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज सेना को वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। कौन है? वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। 4 मई 1799 को टीपू ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। 1799 में जो चौथा मैसूर वार अभी शुरू ही होता है, उसी में टीपू की मृत्यु हो जाती है। इस तरह मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास, उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर आड्यार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बैठा दिया। ठीक है, तो अब देखो मैसूर राज्य जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है, तो वहाँ पर फिर वो आड्यार वंश के एक बालक जो होते हैं कृष्ण राय को, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि अंग्रेजों ने किसको वहाँ पर किसको बैठाया, तो कृष्ण राय को, तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। मैसूर के जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेस्ली को मार्किव्स की उपाधि दी गई। मार्किव्स की उपाधि किसको दी गई थी? वेलेस्ली, क्योंकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में वेलेस्ली ही था। और इस तरह से मैसूर राज्य, जिसकी शुरुआत एक स्वतंत्र राज्य में और वहाँ पे वाड्यार वंश से होती है, अंतिम में वहाँ पे आड्यार वंश के कृष्ण राय आ जाते हैं। और फिर एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1769 वारेन हास्टिंग रहते हैं। मद्रास की संधि होती है हैदर और अंग्रेज के बीच। दूसरे में 1780 से 84 में भी वारेन हेस्टिंग, मैंगलोर की संधि हैदर और अंग्रेज के बीच। तीसरा जो होता है 90 से 92 कॉर्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू और अंग्रेजों के बीच। चौथा 1799 वेलेस्ली, टीपू की मृत्यु। कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना कि ये लाइन नहीं समझ में आया। बाकी सारी चीज़ें पढ़कर याद करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पंजाब और एंग्लो सिख वार के बारे में भी पढ़ेंगे, और इस तरह से करके हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक रिवीजन और बार बार स्टडी ज़रूरी है।